सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एपिसोड परफेक्ट हो, इसलिए कुछ एपिसोड्स में ऐसे कुछ मोमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, फिर उनको डिलीट किया जाता है या फिर उनमें कुछ चेंज किया जाता है। तो आज हम ऐसे टॉप 10 कंट्रोवर्शियल पोकेमॉन मोमेंट्स को देखने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 तो यूनोवा रीजन के नैकरिन सिटी के जिम लीडर लेनोरा जापानीज वर्जन में कुछ इस तरह की दिखती थी, पर जब इसको जापान के बाहर रिलीज किया गया तो लोगों का ये कहना था कि ये एक मैमी की तरह दिख रही है, जो कि यूएस का स्टीरियोटाइप है, जहां पर एक डार्क वुमेन होती थी जो कि फैट होती थी। उनके सर पे एक हैंकरचीफ होता था और आउटफिट के ऊपर वो हमेशा एप्रॉन भी पहना करते थे, और वो अमेरिका में रहने वाले लोगों के घर पे काम किया करते थे। उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेनोरा इससे काफी ज्यादा सिमिलर लग रही थी, इसलिए इंग्लिश डब में इसका आउटफिट चेंज कर दिया गया, जहां पर इंग्लिश वर्जन में लेनोरा का एप्रॉन पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन एनिमे के अंदर हुई थी। पोकेमॉन गेम्स में लेनोरा का आउटफिट बिल्कुल वैसा ही था। नंबर 2 ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफ्लाई नाम के एपिसोड में हमें जेसी, जेम्स और म्याउथ साथ में टीम रॉकेट के ग्रंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि जापानीज वर्जन के एक सीन में अपना हाथ उठाते हैं। इसके ऊपर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज बनी थी इस चीज को लेकर कि ये नेजी सैल्यूट की तरह दिख रहा था, जो कि जर्मन आर्मी और हिटलर किया करते थे। इसीलिए इस सीन को इंग्लिश वर्जन में चेंज कर दिया गया था, जहाँ पर ग्रंट्स के हाथ नीचे कर दिए गए थे, वहीं पर टीम रॉकेट का पोज थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। यही सेम चीज होती है जेन 3 के गेम्स में, जो कि थे पोकेमॉन एमरल्ड, सफायर और रूबी। इन गेम्स के अंदर रेजिस्टील के स्प्राइट को देखकर लग रहा था कि वो नेजी सैल्यूट कर रहा है, इसीलिए रेजिस्टील के स्प्राइट को चेंज कर उसके हाथ को नीचे कर दिया गया था। इसी तरह से पोकेमॉन के बैंड एपिसोड द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी में म्याउथ ने हिटलर जैसे आउटफिट पहने थे। बाकी सारे सीन से अलग इस सीन को चेंज करने के वजह इस पूरे एपिसोड को ही बैन कर दिया गया था। नंबर 3 वायलेंस। वेल ये कंट्रोवर्सी पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड से ही स्टार्ट हो गई थी, जहां पर पोकेमॉन के एपिसोड आई चूज यू में मिस्ट्री ऐश को थप्पड़ मार देती है जापानीज वर्जन में, क्योंकि वो पिकाचू का सही से ख्याल नहीं रख रहा था। जापान के बाहर इस सीन को कट कर दिया गया था। फिर पोकेमॉन के थर्ड एपिसोड में मिस्ट्री वापस से ऐश को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने कैटरपी को पिजियोटो के सामने भेज दिया था। आउटरेजियस फॉर्च्यून्स नाम के एपिसोड में 2 पॉलीब्रेथ जेसी को काफी सारे थप्पड़ मारते हैं। इसको भी जापान के बाहर कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। नंबर 4 इसके अलावा और भी काफी सारी वायलेंट चीजें हैं जो कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर हुई हैं, जैसे कि द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स नाम के एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्रॉक टू बी कंटिन्यूड बोल देता है, जो कि एपिसोड के लास्ट में बोला जाता है। इसी चीज को लेकर मिस्ट्री ब्रॉक के सर पे एक लकड़ी से मारती है। पोकेमॉन के एपिसोड द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी में केसर नाम का एक कैरेक्टर काफी बार रिवॉल्वर का यूज करता है। इवन वो गन को ऐश के सर पर भी रख देता है और टीम रॉकेट के ऊपर गन से फायर भी करता है, क्योंकि उन दोनों ने सफारी जोन के रूल्स तोड़ दिए थे, इसीलिए इस पूरे एपिसोड को बैन कर दिया गया था। इसके बाद देयर इज नो प्लेस लाइक कोइन नाम के एपिसोड में 2 सीन्स को कट किया गया था, जहां पर टॉर्च एक एम्बर अटैक का यूज करके जेम्स और मैक्स के सर को जला देता है। इस सीन को भी कट कर दिया गया था। इसके बाद कॉर्फिश आउट ऑफ वाटर नाम के एपिसोड में एक कारवाना ऐश के सर पे हिट करती है। इस सीन को भी डिलीट कर दिया गया था। तो हाँ, इससे पता चलता है कि वायलेंस भी एक काफी बड़ा इशू है पोकेमॉन एनिमे में। नंबर 5 पोकेमॉन गो कंट्रोवर्सी। इसके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होगा। पोकेमॉन गो 2016 में रिलीज हुआ था। रिलीज होते इसके काफी सारे डाउनलोड्स हो गए थे, इसने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। इस गेम के अंदर रियल लाइफ में पोकेमॉन स्पॉन होते हैं, जिनको आपको पकड़ना होता है। इसके चलते काफी बार रेलवे ट्रैक्स पर पोकेमॉन स्पॉन हो जाते थे। काफी लोग इसको कार चलाते हुए भी खेलते थे। कुछ लोग पहाड़ों पर जाकर भी इस गेम को खेलते थे, जिस वजह से काफी लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं एंड कुछ लोग तो मर भी गए हैं। रशिया में एक ब्लॉगर ने पोकेमॉन गो चर्च में खेला, जिस वजह से उसको 3.5 ईयर के लिए जेल भी दी गई। ऐसी और भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, जिस वजह से इस गेम का डाउनफॉल भी आया था। नंबर 6 पोकेमॉन का मेन आइडिया ये है कि यहाँ पर 2 पोकेमॉन्स फाइट करते हैं। ये पोकेमॉन एनिमे और गेम्स में तो कंट्रोवर्शियल नहीं लगता, पर अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो ऐसा लगता है कि इंसान जानवरों को पोकेबॉल के अंदर कैद करके रखते हैं, फिर उन दोनों को लड़वाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज है। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नंबर 7 ईयर 1999 और 2000 के बीच में पोकेमॉन ने बर्गर किंग के साथ कोलैब किया था, जहां पर बर्गर किंग से खाना लेने के बाद हमें एक पोकेबॉल मिलता था, जहां पर एक रैंडम पोकेमॉन का टॉय होता था। काफी लोगों ने इसको खरीदा, पर अचानक से एक न्यूज निकल के आती है कि ये पोकेबॉल एक लड़के के पास रखा हुआ था, जो कि 4 महीने का था। उसने वो पोकेबॉल निगल लिया, जिससे उसकी सांस रुक गई और वो मर गया। इसके बाद उस बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा होकर एक वेबसाइट बनाते हैं, जो कि थी पोकेमॉन किल्स, जिसको देखने के बाद बर्गर किंग पोकेमॉन के साथ कोलैब कैंसिल कर देता है, और जो भी पोकेमॉन के टॉयज बच्चे को मिले थे उनको वापस लेकर वो उनको फ्री में फूड देते हैं।
नंबर 8, तो जब पोकेमॉन ब्लैक 2 और व्हाइट 2 रिलीज हुआ था तो एक एनिमल हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ने पोकेमॉन का एक मॉक गेम बनाया था जहां पर पोकेमॉन्स को इंसानों से रिप्लेस कर दिया गया था। इस गेम के अंदर हम अपने पोकेमॉन का यूज करके इंसानों पर अटैक करके उनको कैच कर सकते थे। इस गेम को उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि उनके हिसाब से पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर रखने और लड़वाने का आइडिया बिल्कुल वैसा ही था जैसे सर्कस में जानवरों को बांध के रखा जाता था फिर उनको परफॉर्म कराया जाता था। ये चीज यहीं पर खत्म नहीं हुई, फिर आगे जाके जब पोकेमॉन एक्स एंड वाई रिलीज होता है इन्होंने एक और मॉक गेम बनाया जहाँ पर दोबारा से इस गेम के अंदर पोकेमॉन का मजाक बनाया गया था। तो हाँ, ये भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है। नंबर 9, तो ईयर 2000 में ऊरी गेलर नाम के एक मैजिशियन ने पोकेमॉन कंपनी के ऊपर केस कर दिया था क्योंकि उसको लगता था कि कडाब्रा पोकेमॉन उसके ऊपर बेस्ड है एंड उसको एक एविल कैरेक्टर की तरह पोकेमॉन में रिलीज किया गया है। ऊरी गेलर और कडाब्रा में काफी सारी सिमिलरिटीज भी थी, जैसे कि ऊरी गेलर की सिग्नेचर ट्रिक थी एक चम्मच को टेढ़ा करना, जो कि कडाब्रा भी कर सकता है। ये हमें कैंटो रीजन की एक एपिसोड में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। कडाब्रा का जापानीज नेम यंगरर है जो कि ऊरी गेलर से काफी ज्यादा सिमिलर है। इसके चलते हमें कडाब्रा पोकेमॉन एनिमे और पोकेमॉन कार्ड्स में दिखना बंद हो गया था। पर आगे जाके नवंबर 2020 में ऊरी गेलर ने अपना केस पोकेमॉन कंपनी से वापस ले लिया, जिसके बाद कडाब्रा पोकेमॉन के कार्ड्स प्रिंट होना शुरू हो गए और हमें पोकेमॉन एवोल्यूशन सीरीज में भी कडाब्रा देखने को मिला। और फाइनली नंबर 10, गैम्बलिंग यानी कि जुआ। ये भी एक काफी बड़ा इशू है पोकेमॉन कंपनी का। पोकेमॉन फैंस काफी सारे पोकेमॉन कार्ड्स के पैक्स खरीदते हैं एक रेयर कार्ड मिलने के लिए, जिसके पीछे उनके लाखों से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। पोकेमॉन गेम्स के अंदर गेम कॉर्नर को जापान के बाहर बैन किया गया है। पोकेमॉन गेम्स के अंदर गैम्बलर ट्रेनर क्लास को गेमर ट्रेनर क्लास से रिप्लेस कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया में पोकेमॉन कार्ड्स और पोकेमॉन एनिमे काफी टाइम तक बैन थे गैम्बलिंग की वजह से। पोकेमॉन गो गेम के अंदर हमें जो एक्स मिलते हैं उनको भी गैम्बलिंग माना जाता है क्योंकि वो लूट बॉक्सेस की तरह होते हैं जहां पर हमें रेयर आइटम मिलने के चांसेस होते हैं। पोकेमॉन कार्ड्स के स्टार्टिंग में पेरेंट्स के ग्रुप ने पोकेमॉन कंपनी के ऊपर केस भी किया था क्योंकि उनके बच्चे इन कार्ड्स के पीछे लाखों में पैसा खर्च कर रहे थे और ये बिल्कुल जुए की तरह था। तो हाँ, ये भी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है पोकेमॉन की। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।